हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस बीपीएससी टीआरई 4.0 का C++ विद उप्स कंसेप्ट का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जो मास्टर सीरीज का हमारा पार्ट 8 है। काफी सारे वीडियो हमने इस प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप मेक श्योर करें कि एक एक वीडियो को देखें। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप एक एक क्वेश्चन समझ के कर लिए तो बहुत ज्यादा हेल्प आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ C++? हु इज द डेवलपर ऑफ C++? जो C++ है उसके डेवलपर कौन है? तो गाइस यार, आपको पता है कि जो C++ है वह C लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन है। अगर मैं यहां लिखने की कोशिश करूं तो क्या है? एक्सटेंशन ऑफ C। जो C लैंग्वेज हमारे पास है, जो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, C लैंग्वेज क्या है? मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। उसका एक्सटेंशन हमारा कौन है? C++। अच्छा, जो C++ था, C++ इसको 1979 ईस्वी में जो बेल लेबोरेटरी था, बेल लैब्स में इसको डेवलप किया गया। अच्छा, इसमें क्या किया गया कि जो C था, जो C लैंग्वेज था, C को एज इट इज रखा गया, बस इसमें ऊप्स कंसेप्ट को ऐड कर दिया जाएगा। ऊप्स कंसेप्ट मतलब C लैंग्वेज का क्या है? एक एक्सटेंशन है। जो C++ है वह C लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन है, जिसमें उप्स कंसेप्ट को ऐड कर दिया गया है। जिससे क्या हुआ है कि जो C था हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज था, तो लो लेवल के जो कंसेप्ट थे C में, प्लस जो C++ है उसके हाई लेवल के कंसेप्ट को इसमें क्या किया गया? ऐड किया गया। तो लो लेवल का कंसेप्ट प्लस हाई लेवल का कंसेप्ट ऐड करने के बाद हमारा क्या बन गया? C++। तो बोल रहा है इसके डेवलपर कौन है, इसको किसने डेवलप किया है? क्या जो इसके डेवलपर हैं वो ब्रेंडन आइक हैं? नहीं, जो ब्रेंडन आइक है वो किसके हैं? ये है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है उसके डेवलपर हैं ब्रेंडन आइक। क्या डेनिस रिची साहब हैं? जो डेनिस रिची हैं वो हैं सी लैंग्वेज के डेवलपर। सी जो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, उसके डेवलपर हैं हमारे कौन? डेनिस रिची साहब। जो इसके एक्चुअल डेवलपर हैं C++ के, वो है कौन? रजार्ने एस्ट्रोस्ट्रोक। तो C नंबर इस केस में हमारा आंसर देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन से हम कैसे काफी सारे और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो C लैंग्वेज था, C++ लैंग्वेज था, वो कब डेवलप किया गया, कहां किया गया? जो C लैंग्वेज है उससे कैसे अलग है C++, राइट? उसके बारे में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, in C++, Cin and Cout are the predefined streams of which type? बोल रहा है कि C++ में जो Cin है, कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट, ये दोनों प्रीडिफाइंड स्ट्रीम्स है। किस टाइप के, किस प्रकार के? क्या ऑपरेटर हैं, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या फंक्शन है? देखो, फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ कोड, a block of code which performs a particular task when it is called। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक ग्रुप ऑफ कोड होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को ही करता है। कब करता है? जब उसको हम कॉल करते हैं। तो फंक्शन तो नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये ऑपरेटर भी नहीं है, एक क्या है? ये हमारा है एक ऑब्जेक्ट। एक क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब देखो, जो सी इन और सी आउट है, यह इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। इनपुट और आउटपुट के लिए। उसमें जो सी इन है वो क्या है? इनपुट का ऑब्जेक्ट, इनपुट ऑब्जेक्ट। वैसे जो सी आउट है वो क्या है? आउटपुट का ऑब्जेक्ट, आउटपुट ऑब्जेक्ट। और जो सी इन और सी आउट है, अगर सी इन और सी आउट को मैं यहां लिखी तो कहां से है? जो आयो स्ट्रीम हमारे पास क्लास है, आयो स्ट्रीम क्लास, यहां से बिलोंग करते हैं आयो स्ट्रीम। जैसे आप C++ का प्रोग्राम लिखते होगे तो पहले लिखते होगे क्या? हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच। अगर मैं यहां लिखने की कोशिश करूं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, ऐसा हम क्यों लिखते हैं? आयो स्ट्रीम क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसी के अंतर्गत हमारा जो सी इन है और सी आउट है, जो प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स हैं, वो आते हैं। और चूंकि हमें पहले इसको इंपोर्ट करना होता है, अगर हम आयो स्ट्रीम नहीं इंपोर्ट करेंगे तो फिर हम सी इन और सी आउट को यूज कर ही नहीं पाएंगे, राइट? नेक्स्ट, विच लूप इज फास्टर इन C++? तो आपको पता है जो C++ है उसमें 3 काफी इंपॉर्टेंट लूप होते हैं। लूप क्या होता है सर?
जो एक ही चीजों को अगर हमें बार बार प्रिंट करना होता है, एक ही काम को अगर हमें बार बार करवाना होता है, तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं इटरेशन करता है, इटरेशन। अब जैसे मान लो मुझे 1000 बार किसी नाम को प्रिंट करना है, 1000 बार, तो क्या मैं 1000 बार सी आउट लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, एक लूप चला दूंगा 1000 बार तक, और उसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिख दूंगा कि मुझे प्रिंट करना है, तो 1000 बार तक चलेगा, और 1000 बार हमारा जो भी स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो बोले कौन सा लूप है जो C++ में फास्टर है? तो देखो आप एक चीज समझो, एक ये समझना है कि जो C++ है उसमें जो लूप्स होते हैं वो सारे के सारे सेम पेस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लूप फास्टर है कोई स्लोअर है, तो सारे के सारे बराबर हैं। मतलब फास्टर कौन है इसमें? फास्टर सारे के सारे हैं, सारे के सारे हमारे क्या है? बराबर। जो फोर लूप होता है इसमें क्या होता है, 2 सेमीकोलन होता है, और पहले इसको हम इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ कंडीशन, और फिर यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। जो वाइल लूप है क्या है? ये है एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री, एंट्री मतलब पहले ही कंडीशन चेक करता है, एंट्री कंट्रोल। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एंट्री कंट्रोल लूप किसको बोलते हैं? डू वाइल क्या होता है? एग्जिट, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ये क्या है सर? जो वाइल लूप है इसमें क्या होता है, जो कंडीशन होता है वह शुरू में ही चेक हो जाता है। अगर मुझे कोई काम करना है तो पहले कंडीशन चेक करेंगे कि क्या एक काम करने वाला है, अगर हाँ तो उसी समय कंडीशन चेक हो जाएगा, और फिर लूप के अंदर हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होगा। डुअल में क्या होता है सर? ये होता है एग्जिट कंट्रोल, मतलब आपको लास्ट में कंडीशन चेक करने का मौका मिलता है। तो डू वाइल में क्या फायदा है कि अगर आपका कंडीशन गलत भी है फिर भी आपका लूप कम से कम एक बार चल जाएगा, एक बार हमारा लूप चलेगा। जो डू वाइल लूप है वो क्या है, अगर कंडीशन रॉन्ग भी है फिर भी एक बार हमारा लूप चलने की गारंटी है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर। ए फ्लो चार्ट दैट आउटलाइंस द मेन सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। बोला ऐसा फ्लो चार्ट जो आउटलाइन करता है मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम, मेन जो मेन सेगमेंट है उसको क्या बोलते हैं? देखो तो जो हमारे पास फ्लो चार्ट का टाइप है वो दो होता है, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। क्यू क्या होता है सर? क्यू होता है एक डेटा स्ट्रक्चर जो फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमने डेटा स्ट्रक्चर्स के लेक्चर में और प्रैक्टिस सेट में क्यू का चीर हरण बहुत अच्छे से किया है, एक एक चीज समझा दिया है। तो जो क्यू है वो तो डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा फ्लो चार्ट नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। मैक्रो और माइक्रो। अब देखो जो माइक्रो होता है, माइक्रो जो माइक्रो होता है वो क्या होता है? जो माइक्रो होता है वो काफी छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको चेक करता है। माइक्रो मतलब बहुत जो छोटे छोटे कंपोनेंट हो गया उसको चेक करता है। तो जो हमारे पास मैक्रो है, मैक्रो ये क्या करता है? ये मेन चीज को चेक करता है, ये करता है सोज मेन पार्ट। जो माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा, तो जो माइक्रो क्या करता है? डिटेल चीजों को दिखाता है, डिटेल स्टेप्स को दिखाता है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। माइक्रो मतलब सबसे छोटा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव। मैक्रो मतलब उससे बड़ा, उससे बड़ा मतलब क्या है? जो मेन पार्ट को दिखाता है। तो मैक्रो इस केस में हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ए डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज कॉल्ड। जो डिटेल्ड फ्लो चार्ट है, डिटेल्ड, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डिटेल्ड स्टेप्स है, डिटेल्ड स्टेप्स उसको बोलते हैं माइक्रो। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो। जो मैक्रो क्या होता है? ये मेन पार्ट्स को दिखाता है, सिर्फ मेन सेगमेंट्स को, जिसकी हमें जरूरत है उसको दिखाएगा, मेन सेगमेंट्स। स्टैक क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको भी हमने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें कराया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, ए बॉक्स दैट कैन रिप्रेजेंट द टू डिफरेंट कंडीशन इज कॉल्ड। बोला ऐसा बॉक्स जो दो अलग अलग कंडीशंस को दिखाए उसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से कर देंगे, डायमंड से कर देंगे, सर्कल से कर देंगे। सर्कल क्या होता है? कनेक्टर, इसको बोलते हैं कनेक्टर। ये तो कनेक्ट करने का काम करता है।
रेक्टेंगल क्या होता है? जो एंटिटी सेट को दिखाता है, जो प्रोसेस को दिखाता है, अलग अलग कंडीशन को नहीं दिखाता है, ये दिखाता है प्रोसेस को। लेकिन जो डायमंड है, अगर मैं यहाँ डायमंड बनाऊं, डायमंड, तो ये क्या करता है? अगर ट्रू है तो इस कंडीशन को करो, और अगर फॉल्स है तो इस कंडीशन को करो। मतलब दो इसमें कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है, ट्रू है तो इधर फ्लो होगा, फॉल्स है तो इधर फ्लो होगा। मतलब जो डायमंड है ये हमें दो कंडीशन को दर्शाने में हेल्प करता है। काफी सारे और भी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जो ओवल है वो क्या करता है? स्टार्ट स्टॉप सिंबल को दिखाता है। जो हमारे पास पैरेललोग्राम है वो क्या करता है? इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस को दिखाता है। रेक्टेंगल क्या करता है? प्रोसेस को दिखाता है, जिसमें प्रोसेसिंग होता है। ये क्या करता है? डायमंड डिसीजन बॉक्स होता है, जिसमें ट्रू फॉल्स दो को दिखाता है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा हुआ है। और एरो क्या होता है? जो फ्लो कंट्रोल को दिखाता है कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन में हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर इन सी प्लस प्लस? कितने टाइप के एरर होते हैं? तो देखो, जो एरर होता है मेनली तीन टाइप का होता है। एक होता है कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर। एक होता है रन टाइम एरर, और एक होता है लॉजिकल एरर। कंपाइल टाइम जो कंपाइल करते समय आता है, रन टाइम जो प्रोग्राम रन करता है तब एरर आता है। अब कंपाइल टाइम की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए हमारा सिंटेक्स एरर होता है, जो सिंटेक्स में अगर हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो सिंटेक्स एरर हो गया। जो रन टाइम एरर है, रन टाइम एग्जीक्यूशन के टाइम आता है, एग्जीक्यूशन के समय, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है एग्जीक्यूशन के समय। लेकिन जो लॉजिकल एरर है, इसमें आउटपुट गलत आता है। मान लो हम आउटपुट, हमें कुछ चाहिए था लेकिन हमने कुछ कंडीशन गलती लिख दिया है, तो आउटपुट क्या जा रहा है? गलत। तो कितने टाइप्स के एरर्स हैं? एरर्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? तीन टाइप्स के। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, एन एक्सेप्शन इज, जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या? वो कंपाइल टाइम है, रन टाइम है, लॉजिकल एरर है। तो एक्सेप्शन कब आता है? जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अगर मैं रन करता हूं तब जाके एक्सेप्शन आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रन टाइम, रन टाइम एरर है। लॉजिकल एरर क्या है? आउटपुट हमें कुछ चाहिए लेकिन कुछ आ रहा है क्योंकि हमने कुछ कंडीशन गलती लिख दिया है। कंपाइल टाइम क्या होता है? जो सिंटेक्स एरर होता है, जब प्रोग्राम हमारा कंपाइल होता है तब सिंटेक्स एरर। एक्सेप्शन क्या होता है सर? एक्सेप्शन होता है जो एबनॉर्मल कंडीशन होता है जब प्रोग्राम रन करता है तब। जैसे मान लो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे मान लो कि ये आपका घर है, ये आपका क्या है? ऑफिस है। आप पढ़ लिख के नौकरी ले लिए हैं, आप ऑफिस जाते हैं, ये आप हैं। आप रोज अपने बाइक से घर बोल रहा हूँ, बाइक से आप ऑफिस जाते हैं रोज, आराम से चले जा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, जैसे आप बाइक से जा रहे हैं ऑफिस ऑफिस ऑफिस, यहाँ किसी ने कील गाड़ा हुआ था या फिर कील गिरा हुआ था, और आपके बाइक के टायर इससे पंचर हो गया। तो क्या आप उसी समय, जितना टाइम में पहले जाते थे उसी समय आप ऑफिस पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचेंगे। आपका जो नॉर्मल फ्लो था उसको डिस्टर्ब कर दिया है किसने? स्किल ने। मतलब यहाँ एक्सेप्शन हो गया है। इसको आप रियल लाइफ से ऐसे रिलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम कंसोल इन सी प्लस प्लस? विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सिंटेक्स टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर? अगर एक सिंगल कैरेक्टर को हमें रीड करना है कंसोल से, तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे? क्या रीड सी एच कर देंगे, गेट लाइन वी एच कर देंगे, गेट सी एच कर देंगे? जो गेट लाइन होता है, अगर मैं गेट लाइन की बात करूं, अगर मैं यहाँ गेट लाइन लिखूं, गेट लाइन ए करता है स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग के लिए ये हमारा हेल्पफुल है, स्ट्रिंग में काम आता है। रीड सी एच ऐसा कुछ नहीं होता है। जो गेट सी एच है, गेट सी एच, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीका से ऐसे भी लिख सकते हो, सी इन डॉट गेट, और जिस कैरेक्टर को आपको लेना है उस कैरेक्टर का नाम, इसको क्या बोलते हैं? सी इन डॉट गेट, मतलब गेट सी एच। इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द टैग? हमारे पास कुछ स्केप कैरेक्टर्स हैं, सीक्वेंस इसको बोल सकते हैं, स्केप कैरेक्टर्स या सीक्वेंस। बोला कि जो टैब है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? स्लैश एन से। जो स्लैश एन है यह न्यू लाइन को दर्शाता है, न्यू लाइन। स्लैश टी है, ये टैब को दर्शाता है। स्लैश आर है, एक कैराज रिटर्न,
कैराज रिटर्न वो दर्शाता है, तो टैब कौन दर्शा रहा है हमारा, स्लैश टी। अच्छा, जो स्लैश यहाँ 0 है वो दिखाता है नल कैरेक्टर को, ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। नल कैरेक्टर, जो स्लैश एक सिंगल कोटेशन है, ये क्या रहता है, सिंगल कोटेशन को प्रिंट करने का, सिंगल कोट प्रिंट। अगर स्लैश डबल कोटेशन है मतलब डबल कोटेशन को प्रिंट करना है, डबल कोट का प्रिंट, ऐसे। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही है, राइट। नेक्स्ट, और गाइज यार अगर आप टीआरई की काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल रहा है, कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस IQs, 45 सेक्शनल मॉक टेस्ट, 15 फुल मॉक टेस्ट और इतने सारे फीचर्स। अगर आप इस कोर्स के थ्रू पढ़ेंगे तो एक एक चीज आपका काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप हमारे ऐप से या फिर वेबसाइट से इसको इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, और कोई भी डाउट होगा तो आप तुरंत यहाँ मैसेज कर सकते हैं। या फिर आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स ले सकते हैं, या फिर सिर्फ जीके जीएस का भी कोर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कोर्स को लेंगे तो आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा, कंप्यूटर भी और जीके जीएस भी। नेक्स्ट, हाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन द C++ प्रोग्राम। जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है C++ में। अच्छा, तो देखो जो एक्सेप्शन होता है, अभी हमने पढ़ा है कि जो एक्सेप्शन होता है वो कब थ्रो करता है, रन टाइम में। रन टाइम एरर है, जो एक्सेप्शन है वो रन टाइम पे होता है। जो हमारा सिंटेक्स एरर है, जो कंपाइलेशन एरर है वो होता है कंपाइल टाइम पे, लेकिन जो एक्सेप्शन होता है कब होता है, रन टाइम पे। तो क्या जो एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना होता है तो हम एक्सेप्शन कीवर्ड की हेल्प से हैंडल करते हैं, नहीं। एक्सेप्शन ब्लॉक की हेल्प से करते हैं, नहीं। हम करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक की हेल्प से एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। उसमें जो ट्राई ब्लॉक हमारे पास होता है, ट्राई, इसमें हम रिस्की कोड को लिखते हैं, रिस्की कोड। जैसे मान लो हमें ऐसा है कि अगर कोई नंबर है 100, उसको हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें पता है कि 0 से डिवाइड करने पे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, रिस्की कोड है, इसका आंसर गलत आएगा, तो उसको हम ट्राई ब्लॉक में रखेंगे, और जो कोड हैंडल हमें करना है उसको रखेंगे किसमें, कैच ब्लॉक में। उसको किस में रखेंगे, कैच ब्लॉक में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन। एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेप्शन है वो कहाँ आता है, रन टाइम पे। जो एक्सेप्शन कहाँ आता है, रन टाइम पे। एक्सेप्शंस आर हैंडल एट रन टाइम, एरर्स आर हैंडल एट रन टाइम। एक्सेप्शन कैन नॉट, बोल रहा है कि जो एरर्स है वो रन टाइम पे हैंडल होता है, लेकिन एक्सेप्शन नहीं होता है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन कहाँ होता है, रन टाइम पे। मैंने आपको याद करवा दिया है, जो एक्सेप्शन है वो रन टाइम पे होता है, ये चीज हमें पता चल गया। अच्छा, और जो एक्सेप्शन है रन टाइम पे होता है, यहाँ देख गया, लेकिन एरर्स कैन नॉट, क्या जो एरर्स है उसको रन टाइम पे हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इसके जानने के लिए हम क्या जानते हैं, पहले कि एरर क्या होता है। हमने एक्सेप्शन जान लिया है कि इसको हैंडल किया जा सकता है ट्राई कैच ब्लॉक की हेल्प से, लेकिन हमने एरर के बारे में नहीं जाना है, बस जाना है कि 3 टाइप्स के एरर्स होते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो एरर होता है वो क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। जो एरर है वो है सीरियस प्रॉब्लम, इसको आप सीरियस प्रॉब्लम बोल सकते हो, और इसको आप हैंडल नहीं कर सकते हो। सिस्टम जनरली जो एक्सेप्शन होता है उसी को हैंडल कर पाता है, एरर को हैंडल नहीं कर पाता है। तो जो एरर है वो रन टाइम में हैंडल नहीं होगा, ये बात बिल्कुल हमारा सही है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट, इन C++ मल्टीप्लाई या फिर स्टार, जो स्टार कल डैश ऑपरेटर, जो स्टार है इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ध्यान समझो, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और इसी को हम बोलते हैं डी रेफरेंस, डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, गलत। एरे ऑपरेटर है, गलत। डी रेफरेंस ऑपरेटर है, सही। इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, और डी रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, पॉइंटर के वैल्यू को एक्सेस करता है, एक्सेस पॉइंटर का वैल्यू, पॉइंटर क्या वैल्यू, इसको बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए।
जो एरे ऑपरेटर है उसको ऐसे बोलते हैं, जैसे इसको डिनोट करते हैं एरे, ऐसे। इन सी प्लस प्लस दिस सिंबल रिप्रेजेंट द मेमोरी एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का अगर मेमोरी एड्रेस हमें रिप्रेजेंट करना है तो किस सिंबल से हम करते हैं? या स्टार से करते हैं, ये तो डी रेफरेंस है, अभी हमने पढ़ा है डी रेफरेंस। क्या इससे है? ये तो हमारा क्या है, ये बिटवाइज जॉर है, बिटवाइज जॉर। इससे करते हैं, इसको बोलते हैं एम्परसेंड, एम्परसेंड। और यही क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को किसी भी वेरिएबल का रिटर्न करता है। व्हाट कैरेक्टर इनकोडिंग डज सी प्लस प्लस यूज? जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह किस कैरेक्टर इनकोडिंग को यूज करता है? तो देखो, जो हमारे पास कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक है वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारे पास यूटीएफ है इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूटीएफ है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। अच्छा, तो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, चाहे वो अल्फाबेट हो गया, कोई नंबर हो गया, कोई सिंबल हो गया, वो सारे के सारे किसी ना किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड। और उस स्टैंडर्ड का नाम क्या है हमारे पास? यूनिक कोड। और क्या है हमारे पास? यूनिक कोड। तो जो यूनिकोड है वो UTF-8 मतलब यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 16 32, ये 8 बिट को यूज करता है, 16 बिट को और 32 बिट को। जो C++ है वो सारे के सारे जो UTF है सबको फॉलो करता है, मतलब मोर देन 1। इसको कर लेना है आपको याद। जो 8 है वो 8 बिट पे बेस्ड है, 16 बिट पे बेस्ड है और 32 बिट पे बेस्ड है, मतलब तीनों हमारा फॉलो करता है। नेक्स्ट, जो यूनिकोड है वो बताता है कैरेक्टर क्या है, क्या कैरेक्टर है, और यूटीएफ क्या करता है, उस कैरेक्टर को मेमोरी में कैसे स्टोर करना है वो बताता है। यूटीएफ मतलब 8 बिट में करना है कि 16 बिट में करना है कि 32 बिट में करना है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज मिसिंग सेमीकोलन इन सी प्लस प्लस? अगर जो सी प्लस प्लस है उसमें, जैसे मान लो आप ऐसे लिखते हो इंट एज इक्वल टू 45, ऐसे लिखते हो, होना कैसे चाहिए? इंट एज इक्वल टू 45 ऐसे होना चाहिए, सेमी कॉलन यहां होना चाहिए। तो अगर आपने सेमी कॉलन यहां नहीं दिया है तो कौन सा एरर थ्रो करेगा? या लॉजिकल एरर कर देगा। लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिकल एरर होता है कि जब आपका आउटपुट गलती आ रहा हो, प्रोग्राम सारा का सारा सही है लेकिन जो आपको आउटपुट चाहिए आउटपुट वह नहीं आकर दूसरा आउटपुट आ रहा है, क्योंकि आपने कुछ कंडीशन में गलती कर दिया है, आपने कुछ लॉजिक गलती लिख दिया है, प्रोग्राम बकायदा रन कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। रन टाइम एरर, क्या रन टाइम एरर हो जाएगा? नहीं, ये होता है हमारा सिंटेक्स एरर, क्योंकि हमने सिंटेक्स में ही गड़बड़ी कर दिया है, हमने जो सेमी कॉलन है उसको नहीं दिया है। नेक्स्ट, इन सी प्लस प्लस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू? और गाइस यार ट्रस्ट मी, ये जो क्वेश्चन है काफी सारे बच्चे इसको गलती कर देते हैं। क्वेश्चन काफी आसान है, सबको आता भी है, लेकिन गलती क्यों कर देते हैं? क्योंकि यार उनको लगता है कि इसका मतलब है इक्वल टू और इसका मतलब है कुछ और। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसे लिखने की कोशिश करूं, जैसे इंट एज इक्वल टू 5 और ऐसे लिखूं कि जो a है इक्वल टू 5, तो a जो है a इक्वल टू 5, यह एक कंडीशन को चेक कर रहा है, कंडीशन को चेक कर रहा है, राइट। यानी कंपेयर कर रहा है कि जो a है क्या वो 5 के बराबर है, और इसका मतलब क्या हुआ, जो a है वो 5 है, जो 5 है उसके वैल्यू को हम a में असाइन कर दिए हैं, मतलब 5 का वैल्यू a में चला गया, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करना, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। डबल इक्वल टू इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट, नहीं, डबल इक्वल टू इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, बिल्कुल सही बात है। वाइल सिंगल जो इक्वल टू है यूज्ड फॉर असाइनमेंट, बिल्कुल सही बात है, बी सही है। बोथ आर यूज्ड फॉर असाइनमेंट, नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? बी। अमॉन्ग दिस
विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बोला इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्या जो जावा है, सी प्लस प्लस है, दोनों उप्स कंसेप्ट पे बेस्ड है। हमने इसमें भी उप्स पढ़ा है, हमने इसमें भी पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। हमने पाइथन को जाना है कि उप्स कंसेप्ट वाला है। सी प्लस प्लस सी हैश भी है, सी हैश बोल रहा हूँ, सी शार्प, इसको पढ़ते हैं ऐसे, सी शार्प, हाँ ये भी है। पीएचपी तो है ही और विजुअल बेसिक है ही, मतलब सारे के सारे हमारे उप्स कंसेप्ट वाले लैंग्वेज है। नेक्स्ट, हु डेवलप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, किसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डेवलप किया। तो हम काफी टाइम से उप्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी हमें जानना है कि उप्स कंसेप्ट का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको किसने डेवलप किया। क्या एडिले गोल्डबर्ग ने किया है, डेनिस रिच ने किया है, इसने तो सी को किया है, सी लैंग्वेज को। एलन के ने किया है, बिल्कुल। जो एलन के हैं उन्होंने उप्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है, उसको डेवलप किया है एलन की ने। कब किया था इन्होंने? 1970 के आसपास, 1970 के दशक में जो हमारे एलन के थे, उन्होंने उप्स जो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है इसको डेवलप किया था। अच्छा, एक कहाँ काम करते थे? एक काम करते थे जेरोक्स पार्क में, जेरोक्स पार्क में काम करते थे। और जो एलन के हैं, इन्होंने ही जो स्मॉल टॉक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्मॉल टॉक, इसका भी जो डेवलपर हैं वो एलन के हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि स्मॉल टॉक के डेवलपर कौन है? कौन है? एलन के। अच्छा, जो एडिली गोल्डबर्ग है, जो एडिली गोल्डबर्ग के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये स्मॉल टॉक में कंट्रीब्यूटर है, कंट्रीब्यूटर ऑफ स्मॉल टॉक। जो स्मॉल टॉक का जब डेवलपमेंट हो रहा था, जो एलन के कर रहे थे, तो उनके असिस्टेंट में एडिल गोल्डबर्ग काम कर रही थी। ये फीमेल है, क्या है? फीमेल काम कर रही थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ उप इन जनरल डेफिनेशन। अगर जनरल डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पैराडिग्म है, इसमें उप्स का फीचर कौन नहीं है? एफिशिएंट कोड, कोड रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी। तो देखो, एफिशिएंट कोड लिखा जाता है, उसमें कोड को रीड भी किया जाता है और मॉड्यूलरिटी भी अपनाया जाता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में कोड लिखा जाता है, मतलब सारे के सारे हैं। तो कौन नहीं है? नॉन ऑफ दिस, मतलब सारे के सारे हमारे पास हैं। ए सिंगल प्रोग्राम ऑफ उप्स कंटेन हाउ मेनी क्लासेस। जो क्लास होता है क्या होता है सर? क्लास होता है एक ब्लूप्रिंट, मैं यहां लिखता हूं, एक ब्लूप्रिंट होता है या फिर एक टेम्पलेट होता है। अच्छा, तो बोल रहा है कि सिंगल प्रोग्राम जो उप्स के हैं उसमें कितने क्लासेस हो सकते हैं? क्या एक क्लास हो सकता है? हो सकता है। क्या केवल 1999 हो सकता है? 1999 बोल रहा हूँ, 999 हो सकता है। केवल, क्या केवल 100 हो सकता है? मतलब सारे हो सकते हैं। अनलिमिटेड क्लास हो सकता है, कोई भी इसमें लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, मतलब सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास सही दिख रहा है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है वह किस अप्रोच को फॉलो करता है? देखो, एक हमारा प्रोसेस होता है टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप अप्रोच। जितने प्रोसीजरल लैंग्वेज है, प्रोसीजरल, एक करता है टॉप डाउन, जैसे सी लैंग्वेज हो गया। जो बॉटम अप है, एक करता है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस प्लस, एक क्या फॉलो करता है? उप्स कंसेप्ट को, यानी बॉटम अप अप्रोच को हमारा फॉलो करता है। अब देखो, जो टॉप डाउन है, जो टॉप डाउन है वो क्या करता है सर? यह सिंगल, यह कंबाइन करता है सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट को, कंबाइन स्मॉल 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 क्या ऑब्जेक्ट, स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट। लेकिन जो बॉटम अप होता है क्या होता है? एक बड़े चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटता है, उसका उल्टा है। टॉप डाउन में क्या होता है? छोटे छोटे कंपोनेंट्स को कंबाइन किया जाता है, और बॉटम अप में क्या होता है? बड़े कंपोनेंट्स को छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है। नेक्स्ट, इंस्टांस ऑफ विच काइंड ऑफ क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड। किस टाइप के जो क्लास हैं उसके इंस्टांस, मतलब उसके ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। क्या पेरेंट क्लास का नहीं कर सकते हैं, नेस्टेड क्लास का नहीं कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं कर सकते हैं, पेरेंट क्लास का कर सकते हैं, नेस्टेड क्लास का भी कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इनिशिएटेड,
इंस्टेंशिएटेड, उसका इंस्टेंस हम नहीं बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज मॉड्यूलरिटी मीन? तो मैंने आपको अभी बताया था मॉड्यूल मतलब क्या होता है। मॉड्यूल मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना, छोटे छोटे हाइडिंग पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के किसी पार्ट को हाइड करना नहीं, सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू ए स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट्स, जो प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पार्ट्स में बांटना, बिल्कुल सही बात है। ओवरराइडिंग पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के जो ओवरराइडिंग पार्ट्स होता है क्या उसको हम मॉड्यूलरिटी बोलते हैं? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स आर प्रोवाइडेड इन उप्स कंसेप्ट? तो हमारे पास 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, फिर पब्लिक और फिर प्रोटेक्टेड। प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मतलब कहां तक हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, वह स्पेसिफाई करता है कि इसको क्लास के अंदर कर सकते हैं, क्लास के बाहर कर सकते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर कर सकते हैं, मतलब कहां तक इसके फीचर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। जो पब्लिक होता है मतलब कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट में केवल क्लास के अंदर कर सकते हो, अगर प्रोटेक्टेड है तो क्लास के अंदर प्लस जो डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। किसको? इसके डेटा मेंबर प्लस मेंबर फंक्शन को, जो हमारे क्लास के अंदर होते हैं उसको। नेक्स्ट, ओप्स एम्स टू मेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मोर। जो उप कंसेप्ट है मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म जो है, उससे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब कैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बनाएं, उसका एम क्या है, उप्स का एम क्या है? एरर प्रोन मतलब ज्यादा गलती हो, उप्स का एम है कि ज्यादा गलती हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? नहीं। क्या जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल हो? उप चाहता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है वो काफी फ्लेक्सिबल हो, बिल्कुल। या कॉम्प्लिकेटेड हो? नहीं। कोई भी फीचर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर रियल लाइफ में आता है, उसका मेन मकसद यही है कि जो काम है उसको आसान किया जाए, ना कि उसको कॉम्प्लिकेटेड किया जाए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट, विच उप प्रिंसिपल इज अचीव्ड बाय यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर एंड डेटा हाइडिंग? जब भी डेटा हाइडिंग की बात आए तो आपको इनकैप्सुलेशन को टिक करना है, क्योंकि क्या करता है? इनकैप्सुल मतलब कैप्सुलेट कर देता है डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल एंटिटी यानी क्लास के अंदर हाइड कर देता है। तो फिर गेटर और सेटर की हेल्प से, गेटर सेटर की हेल्प से हम इसको एक्सेस करते हैं। जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, इसके एग्जांपल के थ्रू, और क्या होता है उसके थ्रू जानेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म बस इतना समझो कि एक फंक्शन जिसका काफी सारा रूप होता है, फंक्शन का नाम सेम होता है, सेम क्लास के अंदर होता है, पैरामीटर्स अलग होता है, उसको हम ओवरलोड करते हैं। इनहेरिटेंस मतलब जो पेरेंट क्लास होता है, जो पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को हम चाइल्ड क्लास के अंदर डालते हैं। जैसे मान लो कि हमारे अंदर किसकी प्रॉपर्टी आई है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी हमारे अंदर आई है, इनहेरिट हुई है। इनहेरिट जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं इनहेरिटेंस, वही कंसेप्ट यहाँ भी है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। अभी आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, which concept allowed a subclass to provide a specific implementation of a method defined in its parent class? किसके हेल्प से? which concept allowed, कौन सा कंसेप्ट अलाउ करता है किसी सब क्लास को कि वो किसी स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन को डिफाइन कर सके जो उसके पेरेंट क्लास में है? ओवरलोडिंग में हो जाएगा? ओवरलोडिंग तो एक ही क्लास में होता है, नहीं हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन तो हाइड करता है। ओवरराइडिंग जो एक पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है, यहाँ कोई फंक्शन है, सिंपल यही फंक्शन दूसरे क्लास में यूज होगा, मतलब उसके चाइल्ड क्लास में, उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। और जो ओवरराइडिंग का मेन कंसेप्ट है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि जो ओवरराइडिंग क्या होता है। ओवरराइडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है कि कोई फंक्शन है, उसका नाम सेम है, उसके पैरामीटर सेम है, उसका नाम भी सेम है, उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो भी सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग क्लास में यूज होगा। एक होगा पेरेंट क्लास में और एक होगा उसके डिराइव्ड क्लास में। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शंस उप्स का एक ऐसा कंसेप्ट है जो ये बताता है
कि यूजर को हमें सिर्फ वही चीजें दिखानी है जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है उसको हमको हाइड करना है, जो फंक्शनल डिटेल्स है सिर्फ उसी को शो करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम किसको दिखाता है? रन टाइम। तो जो रन टाइम है, अगर मैं यहाँ रन टाइम लिखूं, रन टाइम वो दिखाता है किसको? ओवरराइडिंग को, ओवरराइडिंग। और जो कंपाइल टाइम है, कंपाइल टाइम वो दिखाता है ओवरलोडिंग को, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग को। रन टाइम मतलब ओवरराइडिंग और कंपाइल टाइम मतलब ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग यहाँ है, ओवरलोडिंग यहाँ है, ये दोनों क्या है? कंपाइल टाइम। ओवरराइडिंग क्या है? रन टाइम। इसको ध्यान रखना है। और गाइस यार मेरे को सर्दी परेशान कर दिया। राइट, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस प्रिवेंट्स फर्दर इनहेरिटेंस ऑफ ए डिराइव्ड क्लास। कौन इनहेरिटेंस है जो प्रिवेंट करता है कि आगे अब चीजें इनहेरिट नहीं हो पाएंगी। इनहेरिटेंस के बारे में काफी विधिवत में हम आगे पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर में। बोला कि कौन मतलब इनहेरिट नहीं होने देगा। सिंगल इनहेरिटेंस, जो सिंगल इनहेरिटेंस है इसे क्या दिक्कत है भाई? ये तो होने देगा। मल्टी लेवल मतलब मल्टी लेवल लेवल ये भी इनहेरिट होने देगा। लेकिन जो फाइनल क्लास है, ये जावा का कंसेप्ट है फाइनल क्लास। फाइनल मतलब फिक्स, चेंज नहीं हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस को देखा है। और अगर आप काफी डिटेल में बैच को पढ़ना चाहते हैं विद थ्योरी, बहुत सारा मॉक टेस्ट, तो आप इस बैच के साथ जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको कोई भी डाउट कभी भी आए तो तुरंत इस नंबर पे आपको मैसेज करना है कि सर ये डाउट मेरे को आ रहा है। आप आराम से इस कोर्स को ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, जिसको मर्जी उसको ले सकते हैं, पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्स आएगा तो ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।